हेलो गाइज, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है आशीष पालित ब्लॉग में। आप देख रहे हैं चैनल आशीष पालित ब्लॉग। और मैं यहाँ भी आया हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय था, पुराना समय में टूट के अलग हो गया, जल गया, सब जल के राख हो गया। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा इतिहास, हिस्ट्री आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा। और मेरे टूर गाइड हैं संतोष कुमार, और चलिए उनसे मिलते हैं और उनके द्वारा जानते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सारा इतिहास वो बताएंगे अच्छे से, और आप लोग इसकी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। वेलकम टू नालंदा। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं यहाँ का स्थानीय गाइड हूँ। और आज मैं आपको नालंदा के इतिहास से रूबरू कराऊंगा। आप अगले 1 घंटा में ये समझ पाएंगे कि नालंदा कितना प्राचीन था, इसकी जो ऐतिहासिकता कितनी प्राचीन थी, और किस तरह से सारी दुनिया के लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आया करते थे और इसका गौरव क्या था। तो आगे अगला 1 घंटा मैं आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में नालंदा को दिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। थैंक यू। और आज मैं आपको नालंदा दिखाऊंगा। तो इनफैक्ट जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस पाथवे पर आप खड़े हैं, तो आप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के ऊपर आप खड़े हैं। लेकिन नालंदा का इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है कि आज से करीब 2600 साल पहले यहाँ एक आम का बगीचा था इस पूरे एरिया में, जिसका नाम था पावारिका आम्रवन, जो भगवान बुद्ध का प्रिय विश्राम स्थल था। तो बुद्ध हमेशा उस आम के बगीचे में रुकते थे और लोकल लोगों को धर्मोपदेश दिया करते थे, धर्म का उपदेश देते थे। इस कारण बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक पावन भूमि है। और जैन साहित्य में यह वर्णन है कि भगवान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म पास के गांव कुंडलपुर में रहा, दिगंबर सेक्ट के अनुसार। और उनके एक प्रमुख गंधर्व गौतम स्वामी जी का भी जन्म स्थान कुंडग्राम रहा। इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की पावन भूमि होने के चलते यहाँ विश्वविद्यालय बना। तो जिस विश्वविद्यालय को आप देखने जाएंगे, तमाम एविडेंस के आधार पर, जो पुरातत्व में चीजें मिली है, उसके आधार पर माना गया कि नालंदा का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। If anybody asks to you कि who was the founder of old Nalanda, so the right answer is कुमारगुप्त 500 AD। फिर सर 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने इसका फिर विस्तार किया। फिर 9वीं शताब्दी में पाल वंश के राजाओं ने इसे फिर आगे बढ़ाया। इस तरह से नालंदा 700 वर्षों तक शिक्षा का एक महान केंद्र है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस यूनिवर्सिटी से ये करीब 500 वर्ष पहले बना, कि जब पूरा यूरोप अंधकार के युग में था, तो यह ज्ञान की रोशनी फैलाया, अपना देश विश्वगुरु कहलाया। तो नालंदा से थोड़ा पहले, करीब 1000 साल पहले, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में गया। सो तक्षशिला इज राइट नाउ इन पाकिस्तान। तो तक्षशिला पुराना था, बट नालंदा सबसे बड़ा था। इट वाज द बिगेस्ट वन। और ये दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। इसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है, नियर अबाउट कहलगाम। तो इस तरह से सर ये पूरा परिसर प्राचीन काल में एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि यह करीब 7 ली बाई 3 ली में फैला हुआ था। ली एक पैमाना था नापने का, और उस समय करीब 10,000 बौद्ध भिक्षु और 1,500 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। सो वी कैन से दैट
कि इट वॉज द ग्रेट सेंटर ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड लर्निंग, कि कला और संस्कृति का यह एक महान केंद्र था। यहाँ का जो महान टीचर हुए उनमें मुख्यतः आतिश दीपंकर, शीलभद्र, नागार्जुन, शांति रक्षित, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, गुरु पद्मसंभवा ये तमाम स्कॉलर थे। और गुरु पद्मसंभवा नालंदा के स्टूडेंट हुए जो यहाँ से तिब्बत और भूटान गए और वहाँ लामा पंथ की स्थापना की। लामा पंथ जो है आजकल बौद्ध धर्म में तांत्रिक बुद्धिज्म की एक शाखा है। तो ये सर नालंदा के लिए बड़े गौरव की बात थी। और मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट एशिया का जो भी देश है, कि चाहे वो जापान हो, चाहे वो वियतनाम हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, इन तमाम देशों में बौद्ध धर्म नालंदा से फैला। कि यहाँ से बौद्ध भिक्षु पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वापस अपने देश लौटे तो वो राजा का सलाहकार नियुक्त हुए या उनको मुख्य पृष्ठ के रूप में नियुक्ति हुई और वहाँ धम्म का उन्होंने प्रचार किया। लेकिन सर 1200 ईस्वी आते आते नालंदा का महत्व धीरे धीरे घटता चला गया था, क्योंकि बाद में विक्रमशिला और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी खुल गई। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ मध्य प्रदेश में उज्जैन यूनिवर्सिटी खुल गया था और उसके अलावा साउथ इंडिया में गुजरात में बल्लवी यूनिवर्सिटी भी खुल गया था और साउथ में भी एक यूनिवर्सिटी खुला था। तो इस तरह से नालंदा का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा था और फाइनली 1193 में, उस 1193 या 1199 के करीब, 1199 के करीब यहाँ तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। उसके बाद नालंदा का गौरव सदा के लिए समाप्त हो गया। इसकी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गिरना शुरू हो गया, कोलैप्स हो गया। और मैं आपको बताऊं कि कई वर्षों तक यह पूरा परिसर मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की किताब को पढ़कर एक ब्रिटिश स्कॉलर अलेक्जेंडर कैनिंघम 1861 में नालंदा पहुंचे। उन्होंने इस स्थान को पहचान किया, यहाँ बिखरी हुई मूर्तियों को देखा, ऊंचा ऊंचा टीला देखा और फाइनली 1915 में खुदाई का कार्य शुरू हुआ जो 1937 तक जारी रहा अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर सर 74 से लेकर 82 तक खुदाई का कार्य चला और इस तरह से करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। मैनुअल रूप में आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई का कार्य किया। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के रूप में दयाराम शाहनी, राखल दास बनर्जी, फिर जापानियों में कीटो, एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट स्पूनर, ये तमाम लोगों के अथक प्रयास के बाद नालंदा को एक्सपोज किया गया, खोदकर निकाला गया। तो अभी जब हम लोग अंदर जाएंगे तो ये देख पाएंगे कि ये पूरा परिसर करीब करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें बिल्डिंग की 2 लाइन है। एक और मोनेस्ट्री है जिसे बिहार कहते हैं, हॉस्टल कहते हैं, जहाँ बच्चे रहते और पढ़ते थे। दूसरी ओर टेम्पल है जिसे चैत कहा गया है, प्रार्थना की जगह। और एक ग्रेट स्तूपा है, सारीपुत्रा स्तूपा, क्योंकि सारीपुत्र भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य थे जो नालंदा के रहने वाले थे। वो ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर थे। और तिब्बतियन हिस्टोरियन तारानाथ ने कहा है कि राजा अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो वो अपनी धम्म यात्रा के क्रम में नालंदा आए और सारीपुत्र की याद में एक स्तूप का निर्माण किया था। तो आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप वी कैन सी एवरीथिंग इनसाइड द रूम्स। थैंक यू। सर ये बोर्ड देख रहे हैं, यूनेस्को ने ये बोर्ड प्रोवाइड किया है और अभी नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में है कि 15 जुलाई 2016 को नालंदा बिकेम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो नालंदा के लिए, पूरी भारत के लिए गौरव की बात है। तो बिहार से 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
एक महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरा नालंदा। और देखिए एएसआई ने लिखा है कि नालंदा महाविहार, तो एक बहुत बड़ा विहार था, बहुत बड़ा बौद्ध विहार था जिसे महाविहार कहा गया है। एंड यू नो कि अपना जो स्टेट नेम बिहार है वो भी बिहार शब्द से बना है, क्योंकि प्राचीन काल में हर 5 किलोमीटर पर कोई न कोई विहार होता था। इस स्टेट का भी नाम विहार हो गया, कि चाहे वो बौद्ध विहार था या जैन भिक्षुओं का रहने का, सूफी संत का रहने का। तो मगध वाज द हब ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन, सो इस स्टेट को बिहार कहा गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस विश्वविद्यालय के मुख्य दरवाजा के सामने खड़े हैं। जो आप दरवाजा देख रहे हैं, चीनी यात्री हुइनसांग ने अपनी किताब में लिखा था कि जो बच्चे नालंदा में एडमिशन चाहते थे उनका गेटकीपर टेस्ट लेते थे। तो प्राचीन काल में नालंदा के चारों दिशाओं में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में एक एक दरवाजा था जहां गेटकीपर बैठा करते थे। हालांकि अभी पुराना दरवाजा खुदाई के क्रम में नहीं मिला है, ये एक नया दरवाजा बनाया गया है जहां से आप लोगों को जाते और आते दिख रहे हैं। तो सोचिए कि जब गेटकीपर इतने विद्वान थे तो पढ़ाने वाले क्या होंगे। तो सर ये एक सिंबॉलिक गेट बाद में बनाया गया है, ये प्रतीकात्मक है। द ओरिजिनल गेट इज स्टिल अंडरग्राउंड। यहाँ जो आप दीवारें देख रहे हैं इसमें 60-40 का रेशियो है। 60% पुरानी ईंटें हैं और 40% न्यू ब्रिक्स है, जो टाइम टू टाइम रेस्टोरेशन हुआ है इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए। और पुरानी ईंटों में आप बहुत ही बढ़िया ब्यूटी देख रहे हैं, स्मूथनेस देख रहे हैं कि जो पुरानी ईंटें बिल्कुल नई दिख रही है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखिए किस तरह से ये तमाम बौद्ध श्रद्धालु, ये थाईलैंड के लोग सामने से आ रहे हैं। तो ये जो आपने देखा कि ये थाई श्रद्धालु लोगों को देखा कि ये बैंकॉक से, थाईलैंड से आए हैं। और अभी हम लोग बिहार संख्या 5 के सामने आप खड़े हैं। बिहार का मतलब मोनेस्ट्री, हॉस्टल। और देखिए एएसआई ने लिखा है कि पुरातात्विक आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो बिहार संख्या 4 के समकालीन। तो सर ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये सारे गुप्त कालीन कमरा है, जो करीब करीब 1600 वर्ष पुराना है। ये गुप्त काल का है, 5वीं शताब्दी का। और इन कमरों का जो आप साइज देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10 फुट से थोड़ा कम था, लेकिन 8 फुट से थोड़ा ज्यादा था। वो देखिए दरवाजा होता था। और दीवारों का जो आप थिकनेस देख रहे हैं वो करीब करीब 5 से 6 फुट मोटी दीवार है। इसका ये फायदा था कि यह जाड़ा के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा होता था। तो ये इसका सर खूबी था मोटी दीवारों का, ये साउंड प्रूफ होता था और ये एयर कंडीशनर भी होता था। और जब ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी तो उसके वेट को भी ये होल्ड कर पाता था। कि दिस वाज द एडवांटेज ऑफ थिक वॉल। और मैं आपको बताऊं कि इसको रहने के साथ साथ इसका उपयोग अनाज रखने के लिए भी किया जाता था, कि स्टोरेज फॉर राइस। तो अब हम लोग यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक तरफ इधर हॉस्टल है, एक तरफ इधर हॉस्टल है, और ये बीच में आप पैसेज देख रहे हैं, एक लंबा चौड़ा। हर 2 हॉस्टल के बीच में एक बड़ा सा पैसेज होता था, एक गलियारा होता था, कॉरिडोर होता था। तो फर्दर फर्स्ट आई विल शो यू प्लान मैप, एक नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद हम लोग क्लासरूम में देखने चलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉस्टल में देखने चलेंगे। तो यहाँ पर आइए, ईंटों को आप छूकर सो नाइस
ब्रिक्स। ये सर 5वीं शताब्दी की ईंटें हैं, ये गुप्त काल की ईंटें हैं। और इन ईंटों का जो डिजाइन है, जो स्मूथनेस है, जो आज की ईंटों से बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ईंटों का निर्माण और उसकी चिनाई का कार्य शुरू हो गया था। तो जो नालंदा की जो ईंटें हैं, ये भी करीब करीब है जो 1600 साल पुरानी ईंटें। ऊपर इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये रेस्टोरेशन पार्ट है। दिस साइड इज ये रेस्टोरेशन पार्ट, बट ऑलमोस्ट 60% इज ये ओरिजिनल ब्रिक्स। और नालंदा की जो ईंटें बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता जैसी ईंटें थी। और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा की सभ्यता थी, जो अभी पाकिस्तान में है, उसकी ईंटें करीब करीब 4500 वर्ष पुरानी थी। तो इस तरह से सर ये पूरी बिल्डिंग्स, ये ईंटों से बना हुआ दीवार है। और पूरी दीवार को है जो डिफरेंट लाइम स्टोन से, लाइम और तुर्की चूनी मिट्टी के प्लास्टर से इसको डेकोरेट किया जाता है। तो आगे चलकर मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। स्वागत है। अब हम लोग प्लान मैप के सामने आप खड़े हैं। हियर इज द प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन साइट नालंदा। पूरे एरिया का प्लान मैप है, नक्शा है, और हम लोग यहाँ खड़े हैं। इस तरफ से आप अंदर आए, अभी आपने यहाँ एक छोटा छोटा कमरा देखा है, और इस पैसेज को क्रॉस करके आप यहाँ खड़े हैं। तो ये जो पूरी लाइन है, ये मोनेस्ट्री की लाइन है। वो दूर पेड़ तक देखिए। दिस इज द रो ऑफ हॉस्टल्स। ये पूरा हॉस्टल्स है। अभी सर कुल मिलाकर 11 हॉस्टल मिला है। 11 हॉस्टल लाइन आउट। तो वी कैन काउंट फ्रॉम हियर। आप चाहें तो यहाँ से काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया इज स्टिल अंडरग्राउंड, अभी भी दबा हुआ। और यहाँ सर आप देखिए चैत लिखा देख रहे हैं। चैत का मतलब मंदिर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज द रो ऑफ टेम्पल। ये मंदिरों की लाइन है। तो आप देख रहे हैं एक और हॉस्टल है, उसके जस्ट ऑपोजिट में मंदिर हुआ करता था, प्रार्थना की जगह, जिसे पाली भाषा में चैत्य कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं स्तूपा साइट नंबर 3। ये सामने आप ग्रेट स्तूपा को देख रहे हैं। ये नालंदा का सबसे भव्य स्तूपा था, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की याद में बना था। तो मैं सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्टल को लेकर दिखाने चलूँगा, फिर स्तूपा की ओर चलेंगे, फिर चर्च की ओर चलेंगे, और फिर किचन की ओर चलेंगे। सो वी विल ट्राई टू विजिट क्लॉकवाइज हियर एंड देयर। राइट नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 1। बिहार संख्या 1 के सामने खड़े हैं। और देखिए ASI ने लिखा है कि दिस साइट वाज द फर्स्ट टू बी एक्सकेवेटेड बाय ASI एट नालंदा एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द मोनेस्ट्री। सबसे पहले इस मोनेस्ट्री का खुदाई हुआ, और पूरे मोनेस्ट्री की श्रृंखला में दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री। और सर ASI ने यह भी लिखा है कि द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन सीम्स टू हैव बीन रेज्ड इन 6th to 7th century and later it had been constructed by a king of Sumatra during the reign of Devapala, the third king of Pala dynasty around 9th century। तो 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी का आप अवशेष देख पाएंगे। और इसे सुमात्रा के राजा ने बनाया था। आज जो सुमात्रा है इंडोनेशिया, तो उस समय इंडोनेशिया देश के राजाओं ने कई गांवों का रेवेन्यू नालंदा के मेंटेनेंस के लिए दे दिया। सो द स्टूडेंट्स डिड नॉट वरी फॉर फूड, क्लॉथ एंड एनीथिंग।
और सर यहाँ आप यह भी लिखा देख रहे हैं कि द एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा बाय फायर कैन बी नोटिस्ड इन फ्यू सेल्स एज स्टको इमेज प्लेस्ड इन द डोर्स। तो जो फायर का जो डिस्ट्रक्शन है, जो आग लगने के कारण नष्ट हुआ, उसके निशान को भी आप अंदर में कमरों में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए अब सर हम लोग इस हॉस्टल के पर्टिकुलर प्रवेश द्वार के सामने हैं। ये जो आप डोर फ्रेम देख रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि एक भव्य दरवाजा था, एक बड़ा सा दरवाजा था, और ये दोनों तरफ भगवान बुद्ध की स्टैचू। स्टूडेंट्स अंदर जाने के पहले वो प्रणाम करते थे कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्धिस्ट मंत्रों का वो लोग चैंटिंग किया करते थे, तभी वो अंदर जाते थे। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जला जला निशान आप देख रहे हैं दीवारों पर। सो एवरीवेयर यू कैन सी बर्निंग मार्क्स, जो इंडिकेट करता है कि नालंदा जलने के द्वारा नष्ट हुआ। और नालंदा एक बार में ही नष्ट नहीं हुआ, नालंदा पर 3 बार आक्रमण हुआ। पहले यहाँ हुनों का आक्रमण था, उस समय स्कंदगुप्त राजा ने इसको रिस्टोर कर दिया। हुनों के आक्रमण के बाद करीब करीब 7वीं शताब्दी में यहाँ गौड़ राजाओं का आक्रमण था। उस समय हर्षवर्धन राजा ने इसको बहुत सपोर्ट किया और इसको फिर से खड़ा कर दिया। और हुनों के आक्रमण के बाद जब 1200 ईस्वी के करीब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसके बाद नालंदा का गौरव सदा के लिए समाप्त हो गया। और ये पूरी कहानी इसको धरती में समा गया। एंड वी आर थैंकफुल टू उन आर्कोलॉजिस्ट का, हम लोग शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इन चीजों को फिर से खोद कर निकाल दिया और हम आप भारत के लोग उस गौरव को जान और समझ पाए। तो अंदर आकर आइए कमरों में चलते हैं। पत्थर मिट्टी, चूना पत्थर, मिट्टी का मतलब तो इनका जो डस्ट होता है ना, हाँ वो, और बेल का रस, उड़द का दाल और अचार, हाँ गुड़ के साथ साथ जो माल होता है ना, वो भी उपयोग से किया जाता है। तो इस तरह जो सर आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे हैं जो बच्चों का रहने का कमरा है। These are all rooms, ये सारे कमरा देख रहे हैं। शायद एक कमरा, एक इसमें आई, हाँ इसमें आई, कोई रेस्टोरेंट जहाँ कम हो। तो करीब करीब सर आप लोग 7वीं शताब्दी का एक कमरा में हम लोग हैं। तो इसी साइज का कमरा होता था, जो 10 फुट से थोड़ा नीचे है। सो 1 रूम फॉर 1 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स के लिए एक कमरा होता था। और आप जो देख रहे हैं यहाँ दीवारों पर आप जला जला निशान आप देख रहे हैं चारों तरफ, जो इंडिकेट करता है कि ये जलने के द्वारा नष्ट हुआ। साथ ही साथ आप ये ताखा बना हुआ देख रहे हैं, आला देख रहे हैं, इट में भी बुक से ये किताबें रखने का होगा। और उसके अलावा आप जो हैं यहाँ आप एक और भी देख रहे हैं, ये लैंप रखने का रहा होगा। तो इस तरह से जो नालंदा में किताबें रखने का और चीज रखने का सारी व्यवस्था हुआ करती थी। और साथ ही साथ आप जो हैं इस तरफ की जो दीवार देख रहे हैं, ये रेस्टोरेशन पार्ट है कि ये रिस्टोर किया गया है। और ऊपर में आप देखें कि वो एक स्काईलाइट वेंटिलेटर है, रोशनदान है। हवा और प्रकाश आने के लिए वो विंडो होती थी, रोशनदान होता था कि देयर वेयर स्काईलाइट वेंटिलेटर फॉर कमिंग एयर एंड लाइट्स। और सर लड़कियों की पढ़ाई नहीं थी, नालंदा वाज ओनली फॉर मेल। यहाँ बच्चों का था कि वुमेन्स वेयर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द प्रीमिसेस ऑफ नालंदा। तो लड़कियों के लिए एक सेपरेट मोनेस्ट्री था, वैशाली। सुना होगा आपने वैशाली।
है ना। तो वैशाली में महिलाओं के लिए मोनेस्ट्री था। आए राइट नाउ वी आर ऑन लेक्चर स्टेज। ये जो ऊंचा प्लेटफार्म आप देख रहे हैं ना, ये एक जमाने में लेक्चर स्टेज हुआ करता था। प्रोफेसर यहाँ बैठ करके बच्चों को एड्रेस किया करते थे, वो पढ़ाया करते थे। और ये जो सर स्टोन का जो बेस देख रहे हैं, ये स्टोन पिलर्स हुआ करता था। ये स्टोन पिलर पर छत टिका होता था, जो भूकंप और आपदाओं में नष्ट हो गया। और ये जो नीचे जो सर आप आंगन देख रहे हैं, एक जमाने में ये खुला आंगन था, जो क्लासरूम हुआ करता था कि स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट देयर। और साथ ही साथ बीच आंगन में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बाद के पीरियड में उन्होंने यहाँ पर एक स्तूपा बनाया था। दिस इज ए स्तूपा राइट नाउ। लेटर पीरियड में ओवर द टाइम कि जब क्लासरूम की उपयोगिता समाप्त हो गई, तो बाद में उन्होंने एक स्तूप का निर्माण किया। और मैं आपको बताऊं कि इस कॉर्नर में आप ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम को देख रहे हैं। वो पुराना ड्रेनेज था, सारा है जो गंदा पानी या बारिश का पानी वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज से बाहर निकलता था। तो नालंदा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही इलेबोरेट था, बहुत ही अच्छा था, वेरी सिमिलर टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग सर गोदाम घर को देखने चलेंगे, साथ ही साथ माइका स्टोन के रिफ्लेक्शन को देखेंगे और एक कुआं को भी देखेंगे कि जहाँ बच्चे पानी पीते थे। सो वी कैन गेट डाउन फ्रॉम हियर। आइए सर, वेलकम। यहाँ देखिए, यहाँ सर सूर्य का प्रकाश या मोबाइल की लाइट डालने पर ये देखिए चमक रहा है। दिस इज ग्लिटरिंग राइट नाउ। तो ये सर एक माइका स्टोन है, अब्रेक का पत्थर है। ये दोनों तरफ आप सर देख रहे हैं, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। सामने यहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर था। यहाँ एक स्टैचू मिला जो अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इस माइका स्टोन का उपयोग इस रूप में था कि सूर्य की किरणें माइका स्टोन पर पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होकर भगवान बुद्ध का स्टैचू प्रकाशित होता था। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप प्रिज्म से किसी चीजों को गुजारते हैं तो वो आगे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ सर लाइट था। रात में मून लाइट से रिफ्लेक्शन होता था। और ये 2 कमरा जो सर सामने देख रहे हैं, कुछ हिस्टोरियन ने माना है कि जब ये टेम्पल था तो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज द मेडिटेशन रूम, ध्यान कक्ष रहा होगा। लेकिन ध्यान कक्ष के बाद के पीरियड में इसका उपयोग अनाज रखने के लिए हुआ, स्टोरेज फॉर राइस। क्योंकि खुदाई के क्रम में यहाँ चावल मिला है जो अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। और उस चावल का नाम था महासाली राइस, जो पकाने पर खुशबूदार होता था, एरोमेटिक होता था। तो हम लोग अंदर चलकर इसके छत को देखेंगे जो आर्च सिस्टम में है, और साथ ही साथ एक कुआं को भी देख पाएंगे। आइए। ये देखिए, अब सर आप इस कमरे के अंदर हैं और इस ग्रेनरी रूम का जो कमरा है, इसमें जो आप छत देख रहे हैं, ये आर्च मेहराब है कि बिना किसी सपोर्ट का ये बरसों से टिका हुआ है। यहाँ आप कोई भी आयरन बार, कोई भी है जो कंक्रीट बीम, कोई भी वुडन बीम नहीं देख रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम, एक पर एक ईंटों को लॉक कर देना। तो ये सर पुराना स्ट्रक्चर है जो करीब करीब 7वीं शताब्दी का है। इट इज ऑलमोस्ट
7th सेंचुरी CE, 1200-1400 वर्ष ये पुराना ये सर है। और ये जो वास्तुकला है वो खासकर कुषाण आर्किटेक्चर से प्रभावित था नालंदा। और ये कॉर्बेलेड डोर आप देख रहे हैं, डॉटदार दरवाजा देख रहे हैं, तो इसी तरह का है जो दरवाजे का डिजाइन सर होता था। और छत जो है आर्च सिस्टम का लोग छत बनाया करते थे। सो पूरे कैंपस में केवल ये 2 कमरा है जिसकी छत आप दिख रहे हैं, बाकी का छत जो है समय के साथ टूट गया, नष्ट हो गया। तो अब जो सर हम लोग देख रहे हैं सामने इस कुआं को देख रहे हैं, हर हॉस्टल में एक कुआं होता था। पानी पीने का एकमात्र माध्यम एक कुआं था। और मैं आपको बताऊं कि जल घड़ी के द्वारा समय की सूचना दी जाती थी कि दैट टाइम नो स्मार्ट वॉच, नो रिस्ट वॉच, तो जल घड़ी होता था। और जल घड़ी का जो कॉन्सेप्ट था कि एक बड़ा पॉट था, उसके बॉटम में छेद होता था और ड्रॉप ड्रॉप पानी नीचे के बर्तन में जमा होता था। जब वो फिलअप हो जाता था तो 1 घंटे का 1 पहर का बोध हो जाता था। तो इस तरह से समय की सूचना दी जाती थी और ढोल की आवाज से और शंख ध्वनि से पीरियड समाप्त होने की घोषणा होती थी। सो दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ ओल्ड नालंदा। तो जलघड़ी था दैट वाज वेरी सिमिलर टू सैंड क्लॉक। तो सर अभी जो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल आयरन रेड और कुछ ऊपर का कंस्ट्रक्शन नया किया गया है, लेकिन हर एक हॉस्टल में एक कुआं था पानी पीने के लिए। तो अब यहां से हम लोग ग्रेट स्तूपा की ओर चलेंगे। अब जो हम लोग सर हैं, आप सारीपुत्र स्तूप के सामने खड़े हैं। ये जो सामने का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये नालंदा का सबसे आकर्षक, सबसे भव्य स्ट्रक्चर है। और ये जो सर स्ट्रक्चर है जो हमें पिरामिडों की याद दिलाती है। दिस इज लुकिंग लाइक ए पिरामिड, बट सर दिस इज ए स्तूपा राइट नाउ। एक स्तूपा है और स्तूप एक बौद्ध धर्म का टर्म है। और स्तूप का मतलब है जो पाली भाषा के थूप शब्द से बना है। थूप का मतलब मिट्टी का ढेर। एक जमाने में जब बौद्ध लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो क्रिमेशन के बाद, उनके दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां बचती थी उसके ऊपर लोग स्तूप बनाते थे। तो ये स्तूपा शायद सारीपुत्र के अस्थियों के ऊपर बना है, उनके रिलिक्स के ऊपर बना है। तो सर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही ह्यूज स्ट्रक्चर है जो क्रमशः 7 बार में बना है। इसका 3 ओरिजिनल पार्ट अंदर जमीन में दबा हुआ है। चौथे बार में इसके चारों कोना पर टेम्पल होता था। वो जो आप देख रहे हैं ना टावर नुमा स्ट्रक्चर, जिसमें बुद्ध की और बोधिसत्व का आप स्टैचू देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप गोल गोल इमेज देख रहे हैं, गोल गोल स्तूपा देख रहे हैं। वो जो स्तूपा है वो मेमोरियल स्तूपा है, जिसे बौद्ध धर्मों में वोटिव स्तूप कहा गया है। वोटिव मीन्स इन मेमोरी ऑफ समवन, इन मेमोरी ऑफ सम ग्रेट स्कॉलर। क्योंकि सर नालंदा में कई सारे बच्चे अपना पूरा जीवन ज्ञान को बांटने में या ज्ञान को सीखने में लगा दिए, तो उन महान लोगों की याद में ये सर स्तूपा बना हुआ है। तो आगे बढ़कर हम लोग इसके मेन पार्ट को देखेंगे, थोड़ा और स्टैचू को सर देख पाएंगे। आइए। सर अब जो हम लोग हैं, आप यहाँ सामने से इस सारीपुत्र स्तूप को आप देख रहे हैं।
और जो मैंने आपको अष्टको इमेज का बात किया, टेम्पल का बात किया, सामने आप इमेज देख रहे हैं बुद्ध का, वो अष्टको इमेज है, गच्छ प्रतिमाएं हैं कि वहाँ जो बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, जो डिफरेंट फॉर्म में है। तो कुछ स्टैचू बुद्ध का है, कुछ बोधिसत्व का है और कुछ मैत्रेय का है। बुद्ध, बोधिसत्व और मैत्रेय ये तीनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। बुद्ध मीन्स वन हु इनलाइटेड वन, जिनको ज्ञान मिल गया हो, और बोधिसत्व कहते हैं कि जो ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर थे, और मैत्रेय मीन्स फ्यूचर बुद्धा, भविष्य का बुद्ध, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि एवरीबॉडी हैव ए पोटेंशियल टू बिकेम ए बुद्ध, कि देयर वाज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन। कोई बंधन नहीं था, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। तो कुछ मैत्रेय का भी वहाँ स्टैचू लगा हुआ है। सबसे ऊपर में सर भगवान बुद्ध का स्टैचू था, जो अभी म्यूजियम में रखा गया है। तो इस तरह से ये नालंदा का सबसे ग्रेट स्तूपा है, शारीपुत्रा स्तूपा, जो भारत के 7 वंडर्स में शामिल है। कि राइट नाउ दिस स्तूपा इज अंडर द 7 वंडर्स ऑफ इंडिया। और अगर आप सर इस तरफ देखें, इस ओर आप देख रहे हैं, यहाँ भी गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये भी मनौती स्तूप है, मेमोरियल स्तूपा है उन महान टीचर्स की याद में, जिसने पूरा जीवन ज्ञान को बांटने में लगा दिया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में लोग सर मेमोरियल स्तूपा बनाते हैं। यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग एक चैत की ओर चलेंगे, और चैत को होते हुए फिर किचन की ओर सर चल पाए। सर एक चैत के सामने आप खड़े हैं, यहाँ सर आप गोल गोल जो आकृति देख रहे हैं, यहाँ भी ढेर सारा स्तूपा आप देख रहे हैं। और इस स्तूपा में बुद्ध का डिफरेंट पोज है। और यहाँ सर नीचे देखिए, वहाँ बुद्ध की माँ का स्टैचू आप देख रहे हैं। एक लेडीज को आप देख रहे हैं, वो हाथों को ऊपर की ओर उठाए हुए हैं। देयर इज द स्टैचू ऑफ महामाया। महामाया उनकी माँ थी, और जब वो मायके जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन था, जहाँ उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो उन्होंने सालवृक्ष की टहनियों को पकड़ लिया, और वहाँ बेबी का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सो आर्टिस्ट डिपिक्टेड दैट स्टोरी कि हाउ सिद्धार्था बॉर्न इन लुम्बिनी। यहाँ जो सर आप देख रहे हैं, बुद्ध प्रीचिंग पोज में है, उपदेश मुद्रा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और उसके बाद सर आप भगवान बुद्ध को ब्लेसिंग पोज में देख रहे हैं, वरद मुद्रा वहां है। और वरद मुद्रा के बाद दाहिने तरफ भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण की मुद्रा में है, कि कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। और यहाँ सर बुद्ध को अर्थ टचिंग पोज में देख रहे हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा, जो बुद्ध का मोस्ट फेवरेट पोज है। तो ये जो सारा जो सर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल गोल, ये सारा मनौती स्तूप है, मेमोरियल स्तूपा है, जो किसी मंदिर के जस्ट आगे में बनाया जाता था। किसी भी बुद्धिस्ट साइट पर आप जाएं, या तो आप बोधगया जाएं, सारनाथ जाएं, मध्य प्रदेश में सांची जाएं, तो एक बड़ा स्तूपा या एक बड़ा टेम्पल के आसपास इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कभी कभी क्ले टैबलेट के ऊपर भी स्तूप बनाया जाता था। वो लोग मंत्र लिखा करते थे क्ले पर, और ऊपर से ऐसा गोलाकार स्ट्रक्चर वो बनाया करते थे। सो सर दिस इज द रो ऑफ टेम्पल्स। ये मंदिरों की लाइन है जो आगे तक आप देख पा रहे हैं। दिस वाज द रो ऑफ टेम्पल। और ये जो सामने जो सर देख रहे हैं, दिस वाज द रो ऑफ हॉस्टल। कि हॉस्टल से निकलकर हर रोज स्टूडेंट प्रार्थना के लिए मंदिरों के सामने जमा होते थे। कि हॉस्टल का उपयोग रहने और पढ़ने के लिए था, और मंदिर का उपयोग प्रार्थना के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग एक किचन की फैकल्टी को देखने चलेंगे, जहाँ बच्चे खाना बनाने का काम करते हैं। आइए।
और अब हम लोग बिहार संख्या 6 के अंदर में खड़े हैं, मोनेस्ट्री नंबर 6 के अंदर में खड़े हैं। यहाँ जो आप सामने जो सर देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी बच्चों का रहने का घर होता था। ये सारे रहने का कमरा बना हुआ है और एक हॉस्टल में करीब करीब 34 कमरे हैं। 34 से 36 सेल्स होते थे, कमरे होते थे। कमरों से जुड़ा हुआ चारों तरफ बरामदा होता था। बरामदों और कमरों के ऊपर रूफ हुआ करता था और कमरों के बाद एक खुली आंगन होती थी, एक ओपन कोर्टयार्ड होता था। और इस कोर्टयार्ड में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कम्युनिटी किचन सेंटर था, ये चूल्हा था, ये कुकिंग अवन था, ये खाना पकाने का चूल्हा होता था। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, आर्कोलॉजिस्ट ने, कि इस चूल्हे का उपयोग मुख्यतः सामूहिक भोजन के साथ साथ प्रयोगशाला के लिए था। इस सर मेटल कास्टिंग भी सिखाया जाता था, धातु विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। तो यहाँ आप अभी चूल्हों पर जला जला अंदर में निशान भी देख रहे हैं। ये कैसे वो लोग कोयला या आग की दूसरी चीजें डालते थे, इस पर वो लोग पॉट रखा करते थे और इस तरह से फ्लेम ऊपर निकलता था। यहाँ वो लोग यूटेंसिल्स, उनका बर्तन रखा जाता था और इस तरह से कई सारे लोगों का भोजन एक साथ बनाया जाता था। और इसके अलावा उस समय जब 10,000 बच्चे थे तो ऐसा कई सारा कमरा मिला होगा, कई सारे चूल्हे मिले हैं जिसका उपयोग मल्टीपर्पज था। और मैं आपको बताऊं कि इस नालंदा में कोई किसी का नौकर नहीं था, चाहे वो खाना पकाने का काम हो, चाहे वो कपड़े धोने का काम हो, चाहे वो फर्श की सफाई का काम हो, ये सारे काम बच्चे खुद ब खुद किया करते थे कि दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ ओल्ड नालंदा। तो इस तरह से नालंदा 700 वर्षों तक चलता रहा। 700 वर्षों में कोई रिवेलियन नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर वेयर सो डिग्निफाइड, सो ग्रेट। ये सारा काम सब लोग खुद किया करते थे। और अभी सर नालंदा एक वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन नया यूनिवर्सिटी राजगीर में बनाया गया है, जो जहाँ क्लास अभी चल रहा है, इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी, जो करीब करीब $1 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, जो 450 एकड़ जमीन में बनाया गया है। और नालंदा में जब लगातार खुदाई का कार्य हुआ 1915 से लेकर 1937 तक, जब खुदाई चलता रहा तो कई सारी चीजें मिली, चाहे वो भगवान बुद्ध की स्टैचू हो, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हो, आयरन ऑब्जेक्ट्स हो, साथ ही साथ वो ब्रॉन्ज स्टैचू हो। उन सारी चीजों को पास के म्यूजियम में सहेज कर रख दिया गया है। कि नालंदा के बगल में एक बहुत ही सुंदर म्यूजियम है जो 1917 में बना, 1970 में उसकी स्थापना हुई। सो दैट इज स्टिल डिवाइडेड बिटवीन 4 गैलरी, 4 गैलरी में बटा हुआ है। एक मेन हॉल है। तो अगर आप म्यूजियम जाएं तो आप देख पाएंगे कि नालंदा की जो कला है, यहाँ का जो संस्कृति है, जो कितना पुरातन था, कितना सुंदर था। थैंक यू।